ये तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। अरे ये वैसे पीओसी का जो थोड़ा पार्ट बचा हुआ था, लेकिन इसको थोड़ा समझने के लिए मोल वगैरह हमको ढंग से आना चाहिए। आता है मोल कॉन्सेप्ट ठीक ठाक? थोड़ा बहुत ठीक है। चलो जो सिंपल वाला पार्ट है उसको भी हम कर लेते हैं। क्लास वैसे लगनी नीचे थी लेकिन लगा दी तो मेरे को लगा कि मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मॉड्यूल तो यहाँ किया नहीं है, कोई नहीं किया किसी ने कंप्लीट, घर पे रह गई। कोई बात नहीं, आपके सामने यहाँ मॉड्यूल हम खोल देंगे अभी, फिर डाउट बताना उसमें से, ठीक है। तो देखो पीओसी के मेनली ऐसे 3 पार्ट में पढ़ते हैं हम। पहला वाला जो पार्ट था हमने कर लिया, उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट पढ़े, अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, अमीन्स, सबके हमने टेस्ट पढ़े, ठीक है। टेस्ट में जो भी रिएक्शन है, रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी दिमाग नहीं लगाना है, अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन की तरह समझ के चीज़ों को याद करना है। किसके लिए कौन सा टेस्ट है, टेस्ट में क्या आता है, बहुत जो माइन्यूट डिटेल है उन पे जाने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत बार बोला ना कि इसको याद नहीं करना है तो मतलब उसको नहीं करना है, लेकिन जो सिंपल बातें हैं उनको तो याद करना ही है। सेकंड पार्ट जो हमारा पीओसी का होता है कि भाई अगर हमारे पास कोई एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दें, आपको कोई भी एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दें और उसमें मुझे जानना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है। हमारे पास एक अननोन सैंपल है, मुझे नहीं पता उसके अंदर, जैसे कार्बन तो होता है नॉर्मली, है ना, कार्बन हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, उसमें तो होगा ही होगा। उसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, इन सब के लिए क्या करते हैं हम, कुछ टेस्ट लगाते हैं। वो टेस्ट लगा के पता करते हैं कि हाँ ये जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है या नहीं है। उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट या क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये सुना है ऐसा, क्वालिटेटिव, तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी पता करना है कितना है, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट या क्वालिटेटिव एनालिसिस, बात वही है कि अगर हमारे पास एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ये जानना है, ठीक है। और फिर इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो क्वांटिटेटिव, कि जो भी एलिमेंट है उसका परसेंटेज कितना है। और उसी पार्ट के लिए हमको थोड़ा मोल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। उसको चलो अभी हम नहीं करेंगे, मोल हो जाए उसके बाद करेंगे, दोबारा से ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तब। लेकिन हाँ क्वांटिटेटिव अभी हम कर सकते हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। और लास्ट में एक और होता है क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें बहुत बेकार से मेथड होते हैं, जैसा क्रोमेटोग्राफी, है ना, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वो सब एकदम थ्योरी वाला पार्ट है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। मॉड्यूल की थ्योरी में मैंने लास्ट में लिख दिया है सब कुछ, मॉड्यूल की थ्योरी में लास्ट में लिख दिया है सेपरेशन जो है ना, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत ऐसा बोर्ड में कहीं पढ़ा था एनसीईआरटी में, वही है थ्योरी वाली चीज़ें, एक बार रीड कर लेंगे, चाहो तो एग्जाम के टाइम फिर से पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं एक बार पढ़ के याद हो जाएगा, एक बार पढ़ के याद नहीं होगा। हाँ लेकिन क्वेश्चन आ जाता है उनमें से, किस तरह का क्वेश्चन आता है वो हम बता देंगे जरा। मतलब ऐसे जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई एग्जाम्पल पूछता है कि कोई 2 कंपाउंड का मिक्सचर है, इसको सेपरेट करने के लिए, जैसे बोलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होगा, 4 ऑप्शन डाल देगा, ठीक है। कहीं पे सुना है हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल? नहीं सुना तो है ये, ठीक है। उनको सेपरेट करने के लिए हम लगाते हैं क्या, स्टीम डिस्टिलेशन, एक प्रोसेस होता है स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मतलब प्रोसेस क्या है वो तो नहीं लिखना है बोर्ड में, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है कि थ्योरी लिखना है, ये है सेटअप, ये है डायग्राम, ये है, वो सब नहीं करना है, राइट। हाँ बेसिक समझ में आना चाहिए प्रोसेस होता है क्या, और उसका एग्जाम्पल स्पेशली कि हाँ जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में और इसमें मॉड्यूल में, उसको थोड़ा ध्यान में रखना कि हाँ इनके लिए ये यूज़ करते हैं, इनके लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जरा बात कर लेते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का। ये तो हम कर ही सकते हैं अभी, क्योंकि पहला हमारा क्या है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन वैसे तो बाय डिफॉल्ट कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है ना, फिर भी मुझे कन्फर्मेशन चाहिए कि भाई हाँ कार्बन है हाइड्रोजन है, कन्फर्मेशन तो चाहिए ना। कैसे मान लेंगे,
ऐसे नहीं मानेंगे, राइट, कंफर्मेशन चाहिए। देखो इसको समझने के लिए दो बातें हमने बचपन में पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर, है ना, लाइम वाटर नहीं होता है, होता है, अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर नहीं होता है। इसमें से अगर हम CO2 पास कराते हैं, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, थोड़ा सा कुछ मिल्कीनेस या टर्बिडिटी जो भी बोल लो, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट हमारा पानी में घुलता नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट इज वाटर इनसॉल्युबल। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम CO2 पास कराएंगे तो इट विल टर्न मिल्की, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, है ना, क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एक और कंपाउंड होता है, ये क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक सॉलिड होता है, ठीक है। ये बताओ कॉपर सल्फेट को पानी में डालते हैं क्या होता है, कॉपर 2+ SO4 2-। और एक बहुत फेमस सा एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने ऐसा कि एक वो है, कोई भी ये बीकर है, इसमें एक क्या है, जिंक का रोड है ना, फिर इसमें हमने कॉपर डाल दिया, नहीं सॉरी पता नहीं ऐसा कुछ था कि हाँ जिंक को रिप्लेस कर दिया कॉपर ने। पहले यहाँ पे क्या था, कॉपर 2+ था, है ना। कॉपर 2+ का रंग क्या होता है बताओ, बस ब्लू। बस ये एक्सपेरिमेंट याद दिलाने का ये कि इसमें जिंक डालेंगे, जिंक टूटेगा, कॉपर सल्फेट डिपॉजिट होगा, ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था। पॉइंट इज कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट नहीं मतलब कॉपर 2+ आयन का रंग पानी में ब्लू होता है, कॉपर 2+ आयन का रंग पानी में ब्लू होता है। ये बचपन में पढ़ा था, ये बात ही बचपन में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो याद कर लो अभी, ठीक है। इन्हीं दोनों बातों का हम यूज करेंगे। देखो अगर हमारे पास एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मुझे जानना है कि भाई उसमें कार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, ये देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर 2 ऑक्साइड। हमारे पास यहाँ एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इट्स सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ करता नहीं है, क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ जो भी मैटर होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ जो कार्बन होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, CO2 में, और यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसको भेज देगा H2O में, बात खत्म। वैसे तो सिंपली अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हीट कराएंगे ना तो भी कार्बन CO2 बना लेगा और वाटर जो है वो H2O। कंबशन पढ़ा हमने, कंबशन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को उठा के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दो, है ना, हीट कर दो, कंबशन हो जाएगा, कार्बन चला जाएगा CO2 में, हाइड्रोजन चला जाएगा H2O में। ये समझ में आया। इस कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कार्बन था वो CO2 आ गया, जो भी हाइड्रोजन था वो H2O आ गया, ठीक है। तो वही लिखा देखो, कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इनटू वाटर। अब देखो भाई सीधा यहाँ पे हम ऐसा आंखों से देख सकते हैं क्या कि इसमें कार्बन है कि नहीं है, अरे आंखों से देख सकते हैं क्या, दिखेगा कार्बन, नहीं, तभी तो ये सब कर रहे हैं ना। आंखों से देख लिया होता, इतना बड़ा बड़ा कार्बन नहीं होता है, इतना बड़ा एटम होता तो देख लिया होता हमने, नहीं दिखेगा, टेस्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली कार्बन के ऊपर कोई टेस्ट नहीं लगा सकते हैं हम, लेकिन कार्बन को हमने काउंट कर लिया किसमें, CO2 में, और CO2 के ऊपर हम टेस्ट लगा सकते हैं। भाई यहाँ ऑक्सीडेशन के बाद जो भी यहाँ गैस निकला, इस गैस को उठाई किस में पास करा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा देंगे। और ये जो यहाँ गैस है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास होने के बाद अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी, तो मतलब क्या है, यहाँ पे CO2 रहा होगा, बात खत्म हो गई। बहुत बड़ी बात है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, फिर लिखा था ये टेस्टेड विद लाइम वाटर विच डेवलप टर्बिडिटी। यहाँ जो भी गैस निकलेगा हीट कराने के बाद उसको लाइम वाटर से पास करा दो, टर्बिडिटी आ गया, मतलब क्या CO2 यहाँ पे रहा होगा, कंफर्मेशन हो गया। अब देखो दूसरी बात क्या बोली मैंने कि कॉपर 2+ पानी में क्या होता है, ब्लू। लेकिन अगर अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, अनहाइड्रस सॉलिड फॉर्म में, देन इट इज वाइट, ठीक है ना। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज वाइट, कलर नहीं होगा वो, पानी में डाल देंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो इस अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर अगर यहाँ से जो गैस आई है उसको पास कराएंगे तो क्या किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये
वाटर को, और वाटर अगर यहाँ एब्जॉर्ब होगा इससे क्या हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। तो बताओ अगर अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि वाइट होता है, अगर यहाँ पानी रहा होगा तो पानी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ऐसा डॉट फाइस जो बन जाएगा इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये डॉट वाटर लिखते हैं, इसको लिखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नहीं समझ में आया? अगर हमारे पास एक अननोन कंपाउंड है, मुझे जानना है उसमें कार्बन है कि हाइड्रोजन है, क्या करेंगे उसको, पहले तो उसको हीट करा लेंगे। सिंपली हीट कर दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या तो कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर दो। कार्बन जाएगा CO2 में, हाइड्रोजन जाएगा H2O में। ठीक है ना, इसके ऊपर टेस्ट लगा दिया, बात खत्म हो गई। अगला लेसैग्नेज टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, हेलोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर के लिए कंबाइंडली जो टेस्ट लगाते हैं उसको हम बोलते हैं लेसैग्नेज टेस्ट। पहली बात, ठीक है, नाम बड़ा अजीब सा है, ठीक है, पढ़ के समझ लेंगे। हमको स्पेलिंग तो लिखना नहीं है, बस पढ़ के देख के समझना है, दिख लेगा लेसैग्नेज टेस्ट। ठीक है, क्या करते हैं लेसैग्नेज टेस्ट में, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगेन कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हमारे पास कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। देखो बताओ, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नॉर्मली कैसे होता है, अमीन के फॉर्म में होता है, CH3NH2, अमाइड होता है। ऑक्सीजन कैसे होता है, ऐसे अल्कोहल होता है, ईथर होता है। तो जरा बताओ, यहाँ जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है क्या, और क्या ऐसे डायरेक्टली टूट के बाहर हो जाएगा क्या, नहीं सर, ऐसे डायरेक्टली टूट के तो बाहर नहीं होगा। नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से या हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। और हमने क्या पढ़ा, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा टूटता नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मान लो ऑक्सीजन हो किसके फॉर्म में, OH माइनस के फॉर्म में, या नाइट्रोजन हो CN माइनस में हो मान लो, ठीक है ना। तो जरा जैसे मान लो हमारे पास कौन है, NaCN है या NaOH है। जरा बताओ यहाँ पे तो क्या ये CN माइनस और ये OH माइनस पानी में डालेंगे तो टूट नहीं जाएगा, आयोनिक फॉर्म में अलग नहीं हो जाएगा। आयोनिक कंपाउंड को एक्वस पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं। इतना पढ़ा ही नहीं पढ़ा बचपन में, पढ़ा है ना। तो यहाँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, खैर ऑक्सीजन के लिए नहीं होता है, नाइट्रोजन, हेलोजन एंड सल्फर कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा है, और इस कोवेलेंट बॉन्ड वाले को डायरेक्टली तो टूटता नहीं है। तो हम क्या चाहेंगे, ये जो नाइट्रोजन ऐसा NH2 अमीन या अमाइड, इसमें ना रह के ये किस में आ जाए, मान लो CN माइनस के फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। सल्फर मान लो सल्फाइड बना ले, सल्फाइड ना Na2S या कोई भी सल्फाइड, तो भी क्या होता है, आयनिक होता है। हेलोजन्स मान लो, जैसे हेलोजन क्या होता है, जैसे एसिड हैलाइड है, RC डबल बॉन्ड हो Cl, RC डबल बॉन्ड हो Cl। जरा बताओ कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो कैसा फ्री है क्या, Cl माइनस बन के निकल सकता है क्या, नहीं, क्लोरीन ऐसे Cl माइनस टूट के नहीं है। लेकिन मान लो ये जो क्लोरीन है ये हमारा कुछ रिएक्शन होके क्या बना ले, NaCl बना ले। तो जरा बताओ कि NaCl तो यहाँ Cl माइनस फ्री नहीं है ना। सोच के बताइए, ये जो कोवेलेंट वाले सिस्टम है इनको डिटेक्ट करना आसान है या जो आयोनिक वाले हैं, आयोनिक वाले हैं ना। कोवेलेंट फॉर्म में जो नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन है उसको डायरेक्टली डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या चाहेंगे, रहे वही नाइट्रोजन वही हेलोजन, लेकिन वो कुछ आयोनिक कंपाउंड बना ले। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जरा देखो पढ़ो क्या लिखा है। नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटेक्टेड बाय लेसैग्नेज टेस्ट। सही बात है। पहला पॉइंट, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर आयोनिक फॉर्म। एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम देयर कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयोनिक फॉर्म। और वो करने की जरूरत क्यों है, हमने पढ़ा कैसे करते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उठा के सोडियम के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब हम उठा के एकदम धूमधाम से जला दिया, ठीक है। जो भी अननोन कंपाउंड है उसको सोडियम के साथ उठा के बहुत स्ट्रांगली हीट कर दिया, फ्यूजन, ठीक है। क्या होगा उससे कि यहाँ जो भी नाइट्रोजन होगा, हेलोजन होगा, सल्फर होगा, वो क्या करेगा, सोडियम से रिएक्ट करेगा,
और रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाएगा। और मुझे पता है भाई सोडियम के कंपाउंड तो क्या होते हैं, आयोनिक ही होते हैं। कभी सुना हमने सोडियम पोटेशियम ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया? अरे किसने आज तक इसी किताब में या कहीं सुना है कि सोडियम ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया? आयोनिक ही बनाएगा ना। तो यहाँ रिएक्शन के बाद जो भी बनेगा वो आयोनिक बनेगा, ये पक्की बात है। जो भी कंपाउंड बनेगा उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे अलग। अब भैया जलेगा तो बहुत सारी चीज़ें और भी बनेंगी, तो उसको क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर में धो लेंगे, उसको वॉश कर लेंगे, वॉश करके फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद ये जो बनेगा उसको हम बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। और इसमें क्या होगा, ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इसमें क्या होगा, सोडियम के कुछ कंपाउंड होंगे, कुछ बाहर से जादू तो नहीं आया है। सोडियम जब इस कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट किया होगा तो कुछ बना होगा। क्या बना होगा बता रहे हैं अभी, लेकिन क्या यहाँ सोडियम का कंपाउंड नहीं होगा कोई? सोडियम के कुछ आयोनिक कंपाउंड्स यहाँ पे रहेंगे। सोडियम रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम का कंपाउंड तो नहीं बनेगा, सोडियम के कुछ आयोनिक कंपाउंड बनेंगे। क्या लिखा है, आयोनिक फॉर्म विच आर इजी टू डिटेक्ट बाय फ्यूजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ में हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे, जो भी कंपाउंड बनेगा उसको धो धा के फिल्टर करके रख लेंगे। ठीक है, अब जरा क्या बनेगा, क्या बनेगा ये समझना है। तो देखो इधर जो भी यहाँ पे, चलो इधर से शुरू करते हैं। जो भी यहाँ पे सल्फर होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सल्फर होगा सोडियम से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सल्फाइड। जो हेलोजन होगा वो रिएक्ट करके बना लेगा सोडियम हैलाइड। क्लोरीन है तो NaCl बनेगा, ब्रोमीन है तो NaBr बनेगा, आयोडीन है तो NaI बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो होगा, देखो नाइट्रोजन का डायरेक्टली सोडियम से कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन अलोंग विद कार्बन विल फॉर्म NaCN। ठीक है, NaCN, Na2S, NaX, यही क्या है बेसिकली, यही हमारे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में बनेंगे या लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट में बनेंगे। और देखो अगर सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ में हैं, नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है, कार्बन तो है ही है, तो कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, जरा बताओ क्या बताया था कि CN में S जुड़ गया, क्या बन गया ये, क्या नाम होगा इसका, लास्ट क्लास थायोसाइनेट है ना। CN माइनस हमारा साइनेट, सॉरी साइनाइड है, OCN माइनस हमारा क्या है, साइनेट है, ये क्या है, थायोसाइनेट। तो अगर नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी होगा तो कार्बन नाइट्रोजन सल्फर मिलके NaSCN बना लेता है। तो कई बार तो सवाल यही आ जाता है बहुत सिंपल सा कि बताओ लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट में अगर कोई कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन है तो बताओ लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, NaCN बनेगा। सल्फर का क्या बनेगा, Na2S बनेगा, हेलोजन्स का NaX बनेगा, दोनों साथ में तो NaSCN बनेगा। कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं है। साइनाइड, सल्फाइड एंड हैलाइड्स ऑफ सोडियम आर फॉर्म ऑन सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग विद डिस्टिल्ड वाटर। दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट और लेसैग्नेज सॉल्यूशन या लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। समझ में आ गया इतना। अब अगर मुझे ये जानना है कि नाइट्रोजन है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे, NaCN का डिटेक्शन करने की कोशिश करेंगे कि अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN बना होगा तो भैया वो नाइट्रोजन से बना होगा, किसी और से तो नहीं बना होगा। अगर मुझे जानना है कि सल्फर है कि नहीं तो हम किसका डिटेक्शन करने की कोशिश करेंगे, Na2S का। अगर हेलोजन का जानना है तो NaX का करेंगे। और इसका टेस्ट आ गया मतलब सल्फर नाइट्रोजन दोनों है। नहीं समझ में आया। लेसैग्नेज टेस्ट क्या होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या होता है, क्या बनता है। अब जरा देखो एक एक करके टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले मुझे जानना है कि भाई इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं, तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन का टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन क्या है, 2 स्टेप में कराते हैं। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद आयरन 2 सल्फेट Fe2+। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हीट करते हैं किसके साथ, Fe2+। आयरन 2 सल्फेट का मतलब Fe2+। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, क्या होगा,
अगर NaCN रहा होगा तो FeSO4 के Fe2+ के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Fe के अराउंड Cn लगेगा लिगेंड बन के, FeCN6। जरा बताइए Fe कितना है, 2+ है, Cn कितना है, 6- है। अरे भैया बताओ जरा इसमें चार्ज क्या आएगा, FeCN6, नेट चार्ज क्या आया, 2+ 6-, तो कितना आया, 4-। 2 पॉजिटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल 4-। तो काउंटर आयन में क्या होगा, 4 Na+, FeCN6, ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया। बोलो है कोई दिक्कत? अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना इससे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि इसका कोई रंग वगैरह नहीं होता है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या हुआ, Fe2+ यानी कि फेरस सल्फेट से रिएक्ट कराया तो ये बना। अब क्या करते हैं इसमें, देन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, यानी कि कौन, H2SO4। अब देखो ये जो H2SO4 होता है ये थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि यहाँ पे सल्फर देखो कितना है, +6। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना है, +6, जो कि मैक्सिमम है। सल्फर का +6 से ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा हमको पता ही नहीं था ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा तो है कम से कम, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अगर तो अपने आप को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। और अगर यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड ले लेंगे ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन क्योंकि डाइल्यूट लिया तो थोड़ा वीक होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेगा, यहाँ जो Fe2+ प्रेजेंट है उसको कहाँ भेज देगा, कुछ को Fe3+ में भेज देगा, बस। जस्ट बार से डाला, इट विल ऑक्सीडाइज सम ऑफ द Fe2+ इनटू Fe3+। और अगर Fe3+ बन गया तो वो क्या करेगा, यहाँ जो सोडियम है उसको हटा के खुद काउंटर आयन की तरह आके लग जाएगा। बताओ अब भैया FeCN6 पे कितना चार्ज है, 4-। अभी काउंटर आयन कौन था, Na+, तो यहाँ पे क्या आ गया, Na4 आ गया। अब काउंटर आयन किसको लगाना है मुझे, Fe3+। अरे यहाँ कैटायन मुझे अब कौन लगाना है, Fe3+ को लगाना है। तो जरा स्टोइकियोमेट्री डिसाइड करेंगे, कैटायन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, एनायन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज। तो बताओ कैसे, तो इधर 4 इधर 4 इधर 3, ऐसा ही होता है ना। यस। अच्छा ये देखो ऐसा, कैल्शियम 2+ Cl-, क्या फॉर्मूला बनता है, इधर 2 पॉजिटिव इधर 1, तो क्या होगा, इसके कैल्शियम पे 1 क्लोरीन पे 2, इसलिए बनता है CaCl2, तभी चार्ज बैलेंस होगा ना। ऐसा कैल्शियम पे 1, ठीक है, चार्ज बैलेंस होगा तभी। तो बताओ क्या बन जाएगा, Fe4 और ये FeCN6 3। चार्ज देखो इस पे 3 पॉजिटिव था, ये 4 है, कितना आ गया टोटल, 3 पॉजिटिव चार्ज है और 4 Fe है तो 12। और इस पे देखो 4 नेगेटिव चार्ज है, टोटल 3 है, -12 +12 -12, अभी तो बैलेंस हुआ। तो क्या बनेगा फाइनली, Fe4 FeCN6 3, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड प्रूशियन ब्लू। इसी का नाम होता है प्रूशियन ब्लू, और प्रूशियन ब्लू कंपाउंड का नाम है, लेकिन ये रंग है वैसे तो डीप ब्लू कलर। प्रूशियन ब्लू बेसिकली वी कैन से डीप ब्लू कलर, ठीक है, बहुत डीप ब्लू कलर है, उसी को प्रूशियन ब्लू बोलते हैं। इस कंपाउंड का कलर डीप ब्लू कलर का होता है, इसलिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी क्या बोलते हैं, प्रूशियन ब्लू, ठीक है। 2 चीजें करानी है, क्या, पहले जो भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपको मिला उसको Fe2+ यानी कि फेरस सल्फेट FeSO4 के साथ रिएक्ट करा दिया, और उसमें फिर कुछ बाहर से थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया। और ये 2 काम करने के बाद अगर डीप ब्लू कलर आपको टेस्ट में दिख गया, मतलब हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन उपस्थित है, 100% है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू और ग्रीन कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। वैसे प्रूशियन ब्लू ही बनता है, ग्रीन पता नहीं कहाँ से लिख दिया है। अब देखो सेकेंड स्टेप में जो हमने H2SO4 डाला उसने क्या काम किया, कुछ Fe को कहाँ भेज दिया, Fe3+ में, और क्योंकि प्रूशियन ब्लू बनने के लिए Fe3+ का होना जरूरी है,
तो भैया सेकंड स्टेप में क्या H2SO4 ना डाल के सीधा मैं Fe3+ डाल दूं तो भी तो काम चलेगा? बताओ FeCl3 में क्या Fe3+ नहीं है? तो सेकंड स्टेप में ऑल्टरनेटिवली वी कैन डायरेक्टली ऐड FeCl3, ठीक है ना, अलोंग विद HCl, ठीक है। तो FeCl3 डाल दोगे तो Fe3+ रहेगा, फिर से क्या बना लेगा? प्रूशियन ब्लू। सेकंड वाला जो स्टेप है ना, उसमें चाहे H2SO4 मिला दो चाहे तो FeCl3 मिला दो, दोनों काम एक ही करेगा, प्रूशियन ब्लू बनाने में मदद करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ लेगा कि नाइट्रोजन की डिटेक्शन में बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, Fe4 FeCN6 थ्राइस, ठीक है, प्रूशियन ब्लू, ठीक है। कैसे बना वो भी मैंने समझाया, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा रट्टा मारेंगे, याद तो करना ही है, ठीक है। सल्फर का डिटेक्शन, पहले नाइट्रोजन का टेस्ट लगाया, प्रूशियन ब्लू आ गया, मतलब नाइट्रोजन है, अच्छी बात है, नहीं आया तो नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात है, क्या बात है कि भाई नाइट्रोजन का जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें क्या है? NaCN है, NaCN बनता है। तो यहाँ अकेला नाइट्रोजन होना जरूरी नहीं है, नाइट्रोजन के साथ में कार्बन का होना क्या जरूरी नहीं है? अरे NaCN के बनने में क्या कार्बन का होना जरूरी नहीं है क्या? जरूरी है। भाई कोई बच्चा बोले कि हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन तो होता ही है, ठीक है, होता है, सही बात है। मान लो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ हाइड्राजीन हमारा लेसंगनेस टेस्ट देगा कि नहीं देगा? अरे कहाँ से आ रहे हो? बाराबंकी से। कितना समय हो रहा है? लेट हो गया। हाँ तो वो तो पता ही हमको, लेट हो गए थे। बैठो बैठो। क्या पहली बार आ रहे हो आप? आपको तो हमने देखा ही नहीं कभी। जगह है देखो वहाँ पीछे पीछे जाओ। बताइए हाइड्राजीन के ऊपर अगर हम लेसंगनेस टेस्ट लगाएंगे तो क्या यहाँ पे आएगा पॉजिटिव? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो है, क्या इसमें कार्बन है? नहीं समझ में आया। NaCN बनने के लिए भैया सिर्फ नाइट्रोजन की जरूरत नहीं, नाइट्रोजन के साथ में कार्बन का होना भी जरूरी है। तो ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं जहां नाइट्रोजन हो कार्बन ना हो, जैसा मैंने अभी लिखा NH2NH2, मैंने लिखा NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन। हाँ वैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है, लेकिन हाँ कंपाउंड तो है ही है। पूछ लिया मान लो कि ये लेसंगनेस टेस्ट देगा क्या नाइट्रोजन में? नहीं देगा, क्योंकि अगर इसको हीट करेंगे हम सोडियम के साथ में कोई NaCN ना बन पाएगा, कार्बन ही नहीं है, कैसे बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी है, छोटी सी बात है कि नाइट्रोजन के टेस्ट में कार्बन का होना भी जरूरी है, तभी तो NaCN बनेगा। सल्फर का टेस्ट, सल्फर के दो टेस्ट लगाते हैं, ए और बी लिखा है मैंने, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों का काम वही है। देखो सल्फाइड जो बनते हैं, कोई किसी का भी सल्फाइड, Pb का सल्फाइड, Ag का सल्फाइड जो बनते हैं जनरली किस रंग के होते हैं? काले होते हैं, ठीक है, ब्लैक। मतलब 90% के 95% सल्फाइड आई थिंक ब्लैक ही होते हैं, कुछ कुछ इधर उधर थोड़ा होता है, दो चार हैं जो थोड़े जो ब्लैक ना हो, कुछ और होते हैं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम सल्फाइड्स आर ब्लैक, ठीक है ना। वाइट कोई नहीं होता है, लेकिन हाँ कोई ब्राउन होता है, कोई पर्पल, ऐसा कुछ होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन, और इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप लोग, मेरा काम नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ना सल्फाइड का रंग वगैरह, ये जो इनऑर्गेनिक के कंपाउंड सल्फाइड, हमारे कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो जनरली सल्फाइड ब्लैक होते हैं, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट वाले हैं, सोडियम सल्फाइड तो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है ना, जो पानी में घुलते नहीं ना, जो सल्फाइड, सिल्वर वाला ले लो, Pb वाला ले लो, ये सब ब्लैक होते हैं जनरली, ठीक है। तो देखो पहला टेस्ट बहुत सिंपल है कि जो सोडियम सल्फाइड है इसको लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करा देते हैं, Pb CH3COO- क्या मतलब है? एसीटेट आयन, Pb 2+ है, एसीटेट 1- होता है इसलिए 2, Pb एसीटेट, लेड एसीटेट। देखो क्या लिखा है, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट इज एडेड। पॉइंट इज Pb 2+ डाल दिया इसमें, और Pb 2+ डाल दिया तो जो सल्फाइड आयन है एसिडेट करके क्या बना लेगा? PbS, और PbS क्या होता है? काला।
काला प्रेसिपिटेट मिला नीचे, मतलब यहाँ पे सल्फाइड है, और सल्फर है मतलब सल्फाइड है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर सल्फाइड रहा होगा तो Pb2+ से रिएक्ट करके इट विल फॉर्म ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ PbS। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, कुछ नहीं है, सल्फाइड बना, काला रंग का बना। दूसरा टेस्ट, तो या तो इसको यूज कर सकते हो या ऑल्टरनेटिवली ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद दिस कंपाउंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, Na2Fe CN5 होता है, और एक क्या है NO, 6 लिगेंड है, एक हमारा 5 हमारा CN है, एक हमारा NO है, Na2Fe CN5NO, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। अगर हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड से रिएक्ट कराते हैं तो इन दोनों में रिएक्शन होगा, और देखो क्या होगा, यहाँ जो सल्फर था वो इस NO से जुड़ के बना लेगा NOS, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम थायोनाइट्रोप्रूसाइड, जो कि एक वोयलेट या पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अगेन एक बार देख के आप रट्टा नहीं मार पाओगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ लेंगे हम तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हाँ कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं, कौन लिगेंड है, कौन क्या है, चार्ज कितना है। ठीक है ना, बट क्या है कि अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को उठा के सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में डाला आपने, पर्पल या वोयलेट कलर आपको दिखा, मतलब क्या है, यहाँ पे सल्फाइड है, और सल्फाइड है मतलब सल्फर हो गया। ठीक है, समझ के इंफॉर्मेशन की तरह दो टेस्ट, एक हमारा लेड एसिटेट वाला, सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी मिलेगा, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के केस में यहाँ पे वोयलेट या पर्पल कलर का मिलेगा। ठीक है, ये दोनों टेस्ट हमारे किसके हैं, सल्फर के। अब देखो मैंने बताया था कि अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों साथ में हैं, भाई नाइट्रोजन है सिर्फ तो क्या बनाता है NaCN, सिर्फ सल्फर है तो Na2S, बट इफ नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं और कार्बन है अगर तो क्या बनाता है NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। और इस सोडियम थायोसाइनेट को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें वही न्यूट्रल FeCl3। In case nitrogen sulfur both are present in the organic compound, then sodium thiocyanate is formed, which give blood red color with FeCl3। ठीक है ना, रेड कलर बनेगा, रेड कलर का जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या बनेगा, Fe3 प्लस साथ में SCN जुड़ेगा तो FeSCN थ्राइस, ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनेगा ये। तो सब एनसीईआरटी रिएक्शन है, सीधा पूछ लेगा कि बताओ सल्फर नाइट्रोजन कार्बन है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, FeSCN थ्राइस। नहीं, सारे के तो नहीं, कुछ कुछ ये जो टेस्ट वाले हैं जहाँ जहाँ आ रहा है, हाँ जो पढ़ाए गए हैं, जो टेस्ट में वगैरह आते हैं, तो कलर से ज़्यादा कंपाउंड याद करना जरूरी है। कलर ऐसा बहुत रेयरली पूछेगा, लेकिन हाँ कंपाउंड क्या बनेगा ये पूछ सकता है। ठीक है, प्रूशियन ब्लू कैसा दिखता है, ये भाई ऐसा पूछ लिया हमसे कि लेसेगनेज टेस्ट में अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन सल्फर है अलॉन्ग विद कार्बन तो बताओ कौन सा कंपाउंड बनेगा, या जो ब्लड रेड कलरेशन आता है किसके बनने की वजह से आता है, FeSCN थ्राइस के बनने की वजह से आता है। ठीक है, ये पूछने का चांस बहुत कम है कि कौन सा रंग आता है ब्लड रेड, मुझे पता है ब्लड रेड आ रहा है, लेकिन थोड़ा और एकदम रट्टा वाली बात हो गई, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, लेकिन हाँ कंपाउंड कौन सा बन रहा है ये तो बहुत ज़रूरी है। एक बार में याद नहीं करना है यार, 2-3 बार पढ़ेंगे। रिएक्शन नहीं, रिएक्शन का भी ऐसा आपसे, और रिएक्शन पूछेगा तो क्या है भाई, रिएक्शन पूछेगा मतलब क्या है कि टेस्ट क्या है ये पूछ रहा है, तो पूरा डिटेल लिखने को नहीं आएगा ना, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ऐसा। बाकी मॉड्यूलर क्वेश्चन करिए आप तो आइडिया लगेगा क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का डिटेक्शन हो गया, सल्फर का हो गया, हेलोजन टेस्ट फॉर हेलोजन्स। हेलोजन में क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन होगा तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCl बना होगा, ब्रोमीन होगा तो NaBr बना होगा, आयोडीन होगा तो NaI बना होगा। ठीक है भाई, क्लोरीन रहा होगा तो NaCl बनेगा, ब्रोमीन होगा तो NaBr बनेगा, और आयोडीन होगा तो NaI बनेगा। और हेलोजन का टेस्ट बहुत सिंपल होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। ये नाइट्रिक एसिड का काम क्या अभी बता रहा हूं मैं, लेकिन मेनली काम क्या है यहाँ पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट।
क्या होगा, अगर यहाँ NaX है और यहाँ कौन है, Ag प्लस है, NO3 माइनस है, Ag प्लस हेलोजन से साथ क्या बना लेगा, AgX। अब AgX क्या बनेगा, AgCl, AgBr, AgI। 3 पॉसिबिलिटी है। जो भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो AgCl, AgBr, AgI का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और क्या हमने पढ़ाई है कि AgCl, AgBr, AgI हमारे पानी में घुलते नहीं है, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये तीनों कंपाउंड का रंग याद करना बहुत जरूरी है, काफी ज्यादा बार पूछता है। बताओ जरा, ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं इनके रंग क्या क्या होते हैं। AgCl किस रंग का होता है, वाइट। AgCl इज वाइट प्रेसिपिटेट। AgBr इज पेल येलो, पेल येलो। कहीं कहीं क्योंकि बहुत थोड़ा लाइट होता है तो कोई कोई इसको वाइट भी लिख देता है कभी कभी, बड़े पेल येलो होगा। AgI इज ए येलो कलर प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। देखो आयोडीन के जो कंपाउंड्स थे, बहुत सारे कंपाउंड का रंग येलो होता है, जैसे आयोडोफॉर्म में CHI3 येलो था, है ना, AgI येलो है ना। ऐसे बहुत सारे आयोडीन कंपाउंड का रंग येलो होता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं हमेशा होता है, ठीक है। AgI इज येलो, AgBr पेल येलो, AgCl हमारा वाइट। यानी कि यहाँ जो बनेगा उसका रंग देख के मुझे बहुत ज़्यादा 99% आइडिया लग जाएगा कि यहाँ जो हेलोजन हो कौन सा रहा होगा। कोई रंग नहीं आ रहा है, वाइट है तो मतलब AgCl, और एकदम येलो आ गया मतलब AgI। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत लाइट कलर होता है ना AgBr, तो एक तो आंखों से देख के पता चल गया, लेकिन उसके अलावा थोड़ा हमको और बाकी इसमें केमिकली चेक करना है अगर, तो करते क्या, देखो पहली बात तो इफ AgX इज वाइट प्रेसिपिटेट तो आइडिया लग गया हमको AgCl हो सकता है। और AgCl को उठा के अगर हम अमोनिया में डालते हैं, AgCl को उठा, देखो AgCl पानी में तो नहीं घुलता है, लेकिन अमोनिया में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी सोल्यूबल। अब अमोनिया में डालने से सोल्यूबल क्यों होता है ये आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, क्योंकि अमोनिया में डालने से क्या होगा, ये Ag+ जो है ना ये अमोनिया के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेगा, वही वाला कॉम्प्लेक्स जो हमने टोलेंस रिएजेंट में पढ़ा था, AgNH3 ट्वाइस प्लस। और देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये तो क्या है हमारा आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड तो घुल जाएगा। पानी में AgCl घुलता नहीं है, लेकिन अगर हम बाहर से इसमें अमोनिया डाल देंगे तो ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये जो टोलेंस रिएजेंट वाला कॉम्प्लेक्स ही बनेगा Ag+ का अमोनिया के साथ, और ये कॉम्प्लेक्स तो क्या है आयोनिक है, बोलो घुलेगा नहीं, अब तो घुल जाएगा। सो इट विल बी सोल्यूबल इन अमोनिया। देखो क्या हो गया, चिल्ला चिल्ला के लिखा X क्या हो गया, Cl। अच्छा मैंने यहाँ लिखा है देखो AgCl अमोनिया में डाल देंगे तो AgNH3 ट्वाइस प्लस Cl कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। अब सेकेंड वाला कि भाई जो प्रेसिपिटेट है अगर हमारा पेल येलो इफ एज, अच्छा यहाँ वाइट लिखा है, हाँ देखो कभी कभी बोल रहा हूँ मैंने AgBr को भी वाइट लिख देता है बट इट्स एक्चुअली पेल येलो। सो इफ AgX इज पेल येलो प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन है, अच्छा मैंने गलत पढ़ लिया इस सब जगह, लेकिन वाइट लिखा है, ये गड़बड़ है। अच्छा ये वाला Cl वाला है, सॉरी सबसे ऊपर वाला Cl वाला है कि AgX इज वाइट PPT सोल्यूबल इन डाइल्यूट अमोनिया देन इट्स ए क्लोराइड, ठीक है। क्यों सोल्यूबल हो, ऐसा हुआ। अब देखो AgCl अमोनिया में आराम से सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन AgBr को अगर अमोनिया में सोल्यूबल करवाना है तो अमोनिया को थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, इफ AgX इज पेल येलो या कभी कभी व्हाइट भी लिख देता है इसको, विच इज सोल्यूबल इन कंसंट्रेटेड अमोनिया। प्रोसेस यही होगा बट AgBr को घोलने के लिए, क्योंकि AgBr जो होता है थोड़ा ज़्यादा इनसोल्यूबल होता है, तो यहाँ पे अमोनिया क्या चाहिए हमको, ज़्यादा कंसंट्रेटेड यानी कि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो वो भी घुलेगा। तो क्या हो सकता है हमारा ये Br। और अगर AgI क्या है, सॉरी AgX क्या है हमारा, येलो प्रेसिपिटेट विच इज इनसोल्यूबल इन अमोनिया। पर AgI इतना ज़्यादा इनसोल्यूबल होता है कि अमोनिया डालोगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
AgI को तो रंग से ही देख पाएंगे आराम से हम, क्योंकि ये तो येलो होता है, और अमोनिया डालने पे भी कुछ नहीं हुआ, मतलब 100% क्या है, I है, मतलब AgI है। तो Cl होगा, वाइट PPT बनेगा जो अमोनिया डालने पे घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, राइट। AgBr पेल येलो होता है, अमोनिया डालोगे घुलेगा, लेकिन अमोनिया को कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डालेंगे तो घुलेगा। AgI में कितना भी तुम बोरा भर के डाल दो नहीं घुलेगा, ठीक है ना, और येलो रंग का रहेगा। तो आराम से हेलोजन डिटेक्शन बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। AgCl, AgBr, AgI। अब देखो मैंने शुरू फ्लोरीन की बात नहीं करते हैं हम, क्योंकि फ्लोरीन पहली बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भोजा आएगा नहीं, और दूसरी बात फ्लोरीन का जो कंपाउंड बनता है खुद ही आयोनिक बनता है, AgF, ठीक है ना। AgF जो होता है हमारा वो घुल जाता है पानी में, AgF इज आयोनिक कंपाउंड, वो एज ए प्रेसिपिटेट बाहर नहीं होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन इज ए प्रॉब्लमेटिक, ठीक है ना। जो पूरे हेलोजन है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो तीनों बेचारे एक जैसे होते हैं, थोड़ा उनका प्रॉपर्टी मैच करेगा, लेकिन फ्लोरीन हमेशा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भागेगा। मतलब सारे सेकंड पीरियड वाला वही प्रॉब्लम है। देखो आप लिथियम बाकी अल्कली मेटल से थोड़ा डिफरेंट होता है ना, बेरिलियम हल्का अर्थ मेटल से थोड़ा अलग होगा। तो जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं ना, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है, वो थोड़े डिफर करते हैं बाकी अपने ग्रुप वालों से। तो फ्लोरीन का भी ऐसा केस है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा था कि पहले इसको हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। अब एक नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराने का पर्पज क्या है कि भाई सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ NaX है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaX के अलावा और कौन होगा, NaCN होगा, Na2S होगा, है ना। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जो NaX है वो हमारा AgNO3 से रिएक्ट करे ताकि हमको AgX मिले। लेकिन बताओ NaCN भी है अगर और Na2S भी है, तो ये जो Ag+ है उसके साथ ये Na2S भी रिएक्ट कर जाएगा। और मैंने जैसा अभी बताया था कि जो Ag का सल्फाइड होता है ये भी क्या होता है, ये भी काले रंग का होता है। AgCN बनेगा, वो भी हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो क्या ये जो AgNO3 इससे ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ टेस्ट में दिक्कत नहीं करेंगे? हेलोजन के टेस्ट लगाने से पहले हम चाहेंगे कि जो NaCN और जो Na2S था वो हमारा क्या हो जाए, अगर खत्म हो जाए तो अच्छी बात रहेगी कि नहीं रहेगी, अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वो इंटरफियर करेगा। Ag+ से NaCN Na2S में ऑल्सो रिएक्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ उसको हीट करा देते हैं। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विद concentrated nitric acid to decompose the cyanides and sulfides of sodium formed during Lessig test. Otherwise these ions will interfere in the silver nitrate test, ठीक है। HNO3 का इंपॉर्टेंस है सल्फाइड्स को और जो हमारे साइनाइड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए, ताकि हमारे यहाँ पे कोई इंटरफेयर ना करे। यहाँ पे हमारा Ag+ के साथ में NaX रिएक्ट करे, टेस्ट हमारा सही आए, ठीक है। लेसेग्नेस टेस्ट, डिटेक्शन फॉर नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं समझ में आया। और लास्ट इसमें हमारा टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, बड़े बड़े कंपाउंड बनेगा। देखो क्या क्या लिखा है, समझ लेते हैं। फॉस्फोरस के डिटेक्शन में क्या करते हैं, द कंपाउंड इज हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉर्मली कौन लेते हैं, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। सोडियम पेरोक्साइड इज Na2O2। हैं, नींद आ रही है? हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ गया था? अच्छा, 9 बजे क्लास है, कितने बजे उठे होंगे? 8 बजे, 8:30 बजे। 8 को जल्दी बोलते हैं नहीं ना? अरे यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा सा लिखा है, जरा समझ लेंगे इसको। फॉस्फोरस वाले कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं, Na2O2 के साथ हीट कराते हैं।
जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ जो फॉस्फोरस होगा उसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, Na2PO4, है ना, Na2PO4, सोडियम फॉस्फेट। The phosphorus present in the compound will be oxidized into phosphate, और चूंकि यहाँ सोडियम है तो फॉस्फेट सोडियम का ही बनेगा, Na2 नहीं, Na3, PO4 3 माइनस होता है तो Na3PO4, ठीक है, फॉस्फेट। अब इस फॉस्फेट का डिडक्शन करना है तो करते क्या है, द सॉल्यूशन इज फर्दर बॉइल्ड विद नाइट्रिक एसिड। ये जो फॉस्फेट है, सोडियम फॉस्फेट, इसको किससे रिएक्ट कराते हैं, HNO3। अब हमने पढ़ा कि HNO3 क्या होता है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या करेगा, इसको H+ देगा, सोडियम को उठा के जुड़ जाएगा तो H3PO4 बन जाएगा, तो साथ में तो NaNO3 तो बनेगा ही, H3PO4। हमको इस पर फोकस करना है क्योंकि फॉस्फोरस तो इसमें है, इसमें तो नहीं है, ठीक है। पहले फॉस्फोरस चला गया फॉस्फेट में, कौन भेजा, Na2O2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो फॉस्फेट है इसको HNO3 से करा दो, H3PO4 बना। और इसके बाद जो मामला है वो थोड़ा खतरनाक है, देखो इस H3PO4 को इस कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं, देखो बड़ा सा है, क्या है, अमोनियम मोलिबडेट, NH4 ट्वाइस MoO4। ये छोटा वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन नहीं है, MO, हाँ, मोलिब्डेनियम का जो 4 है ना सिंबल MO, और ये बड़ा वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, मोलिब्डेनम, हाँ पता है, बहुत अच्छी बात है। NH4 ट्वाइस MoMO4 इज कॉल्ड अमोनियम मोलिब्डेट। और भैया HNO3 जो पहले से डाला ही हुआ है, यहाँ इसको मैंने बैलेंस करके लिखा है, ऐसा कुछ आपको बैलेंस करके रट्टा नहीं मारना है। कोई भी पूछा कि रिएक्शन याद कर लें क्या, कर लो याद, लेकिन इतना नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये तो पूछ सकता है यहाँ कौन सा कंपाउंड बना। ये जो मोलिब्डेट है इस H3PO4 से रिएक्ट करके बनाएगा, देखो ये NH4 थ्राइस, यहाँ क्या आ गया, PO4 आ गया। बाकी मामला कुछ वैसा ही, देखो इधर का जो PO4 है इसमें आगे फिट हो गया, इसको बोलते हैं अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट, और शायद से ये येलो रंग का होता है, ऊपर लिखा होगा, हाँ येलो कलरेशन, और ये प्रेसिपिटेट विल इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। बड़ा सा प्रोसेस है, ऐसे एकदम स्टेप बाय स्टेप तो नहीं, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पे कुछ ऐसा याद कर लेंगे कि हाँ कुछ ऐसा था, अमोनियम मोलिब्डेट, और उससे कुछ फॉस्फोरस रिएक्ट करके फाइनली बन गया था अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट, ठीक है, जो कि कुछ येलो वेलो रंग का होता है। कलर याद हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा डिटेक्शन। अगला जो पार्ट जैसे मैंने बताया क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, उसके लिए थोड़ा सा हमको ज्ञान चाहिए, बाकी वाला वो शायद अभी हो नहीं पाएगा, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा समझ में कम आएगा। मोल थोड़ा पढ़ लीजिए स्टोइकियोमेट्रिक ढंग से, उसके बाद में इसको हम करा देंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव। और लास्ट पार्ट क्या है, सेपरेशन वाला, वही पूरा POC एकदम थ्योरी वाला पार्ट है, बहुत बेकार है, बहुत बोरिंग है, लेकिन पढ़ना तो है, समझना तो है, याद तो करना है, ठीक है। थोड़ा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, समझने से ज़्यादा यहाँ पे रट्टा मारना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन क्वांटिटेटिव वाला पार्ट को समझ के याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया, जरा चुप, हाँ अच्छा ब्लर है, ब्राइटनेस ज़्यादा है कि अच्छा डायग्राम ब्लर होगा, अच्छा हाँ नहीं ब्राइटनेस कम कर दो पैनल का थोड़ा सा। अब सही हुआ बेटा? हाँ अब सही दिख रहा है, अभी सही है, थोड़ा और ही कम कर दीजिए साइड से। हाँ भाई, जो बच्चे किए हैं उनके लिए है, जो नहीं किए हैं वो करना शुरू कर दो, बहुत दिक्कत है अदरवाइज। बोलो सर 10 नंबर। 10 नंबर से पहले कोई, पहले 10 क्वेश्चन तक किसी बच्चे को 10वें क्वेश्चन में डाउट आया, जरा शकल देख लो भैया सब लोग, पहला दूसरा तीसरा ऐसा दिख रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, सारे बता दीजिए। भंडारे में नहीं आए हो, यहाँ सब फ्री मिल रहा है।
हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन बता दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिक्वायर टू कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के 1 मोल का हाइड्रोजनेशन कराने में कितना मोल H2 कंज्यूम होगा? जितने पाई बॉन्ड होंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में जितने पाई बॉन्ड होते हैं उतना मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। तो भैया गिनो जरा, जो बचपन में पढ़ा था गिनती, 1 2 3 4 5। बेंजीन नहीं है ये। अगर बेंजीन होता तो नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन का नहीं होगा, उसको थोड़ा हीट करने पे होता है ना। तो बेंजीन नहीं है, देखो सिंपल रिंग है, तो यहाँ पे सीधा 5 मोल हो गया। है क्या ऑप्शन? ये रहा, खुश रहो। और कोई बोलो। फोर्थ, which of the following compound gives same product on complete hydrogenation? कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराने के बाद सेम प्रोडक्ट बनने का मतलब है पाई बॉन्ड को उड़ा दो, और पाई बॉन्ड को उड़ाने के बाद देख लो जो कंपाउंड बन रहा है क्या बन रहा है। करना क्या भाई, ये देखो 1 2 3 4 5 6, क्या ये एन हेक्सेन नहीं बन जाएगा? पाई बॉन्ड हट गया तो 6 कार्बन सीधा हो गया, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन हो गया। ये 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एन हेक्सेन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड हट गया तो 1 2 3 4 5, इससे एन पेंटेन बनेगा, 5 ही कार्बन है भाई, सेम नहीं बनेगा। और यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ समझ में आ रहा है ना, यहाँ कार्बन है और यहाँ जो दोनों कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6, बताओ यहाँ पे भी क्या एन हेक्सेन नहीं बन जाएगा? 6 कार्बन है, तो 1 2 एंड 4 है ना। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, पाई बॉन्ड को उड़ा दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, कुछ करना ही नहीं है। बोलो 5 6, हाँ भैया 5 से 9 तक 7 किया है कि ऐसे बोल रही है? किया है। तो किसका डाउट है दोनों में से? दोनों का तो नहीं हो सकता है ना, उसने नहीं किया। देखो जो बोलता है वो नहीं करता है ना। 8 है। 7, the number of possible monochloride derivative of 2,2,3,3 tetramethyl butane। मोनोक्लोरिनेशन कराने पे कितना प्रोडक्ट बनेगा? हमने बहुत अच्छे से किया, बस केवल ये जो कंपाउंड लिखा गया इसका क्या लिख लें हम? स्ट्रक्चर बना लें। क्या है ये? 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, मतलब ऐसा 1 2 3 4 ब्यूटेन। 1 2 पे क्या है? 2 मिथाइल, 3 पे भी 2 मिथाइल। जरा बताओ पहली बात, ये जो कंपाउंड इसका स्ट्रक्चर ये नहीं है? है। अब इसमें देखना है कितना मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा। जरा बताइए भाई, सब लोग बताइए, कितना इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा? 2 1। कहाँ से 2 बनेगा? इस बीच वाले से कुछ बनेगा क्या? नहीं। ये दोनों कार्बन तो क्वार्टनरी है, यहाँ 4 बॉन्ड, यहाँ 4 बॉन्ड। पहली बात तो बीच वालों से नहीं बनेगा। अब किसी को लग रहा होगा कि देखो इधर देखना, इस कार्बन पे क्या ये तीनों मिथाइल एक जैसे नहीं है ना यार? मिथाइल 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 कोई फर्क है? नहीं है। और इस कार्बन के भी तीनों मिथाइल एक जैसे हैं। तो किसी बच्चे को लग सकता है देखो, एक बार इधर मिथाइल लगा दो और एक बार इधर लगा दो, एक बार यहां लगा दो। अब जरा बताओ ध्यान से, जैसे ये 3 मिथाइल है वैसे ये 3 मिथाइल नहीं है? अरे इसको इधर से देखो, ये तीनों ही जैसे हैं, ऐसे ये तीनों भी तो हैं। चाहे मैं इधर क्लोरीन लगाऊं चाहे इधर लगाऊं, आप नाम लिख के देखिए, क्या सेम ही नाम आएगा? कुछ अलग आएगा? सेम ही आएगा। अरे अच्छी से देखो इसको, ये तीनों मिथाइल में कोई फर्क नहीं। और मैंने आज 50 बार बोला, अगर किसी को लग रहा है कि दोनों में फर्क है ना, बना के नाम लिख के देख लेंगे। सेम नाम आ गया तो सेम है, अलग आया तो अलग है। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे कि यहाँ अलग दिख तो रहा है, दिख रहा है, उतना अच्छे से अलग नहीं दिख रहा। देखो 3 ही जैसे हैं, ये 3 भी ऐसे हैं, एक ही बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ एक। 4th नहीं समझ में आया? 8th वाला कोई बोल रहा है, which the following alkene give 4 monochlorostructural isomer product after hydrogenation। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अल्कीन देगा
उसका क्या कराएगा, हाइड्रोजनेशन कराएगा। क्या करेंगे, पाई बॉन्ड्स को उड़ा देंगे और पाई बॉन्ड्स को उड़ाने के बाद जो बनेगा कंपाउंड उसका क्या कराना है हमको, मोनोक्लोरिनेशन। अब बताओ, पेंट टू इन बनाओ, यहाँ पे पेंट टू इन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 2 पे इन, पेंट टू इन। तो पेंट टू इन का हमको क्लोरिनेशन नहीं कराना है, इसके पाई बॉन्ड को पहले हटाना है। क्या लिखा है, आफ्टर हाइड्रोजनेशन। अब जरा बताओ, क्या ये नोट्स में नहीं कराया, 1 2 3 4 5, एन पेंटेन का कितना मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट बनता है। हाँ, ये तो याद ही नहीं है। अरे दोनों एंड से एक जैसा, इन दोनों से एक और बीच वाले से अलग 3, और यहाँ क्या पूछ रहा था, 4। तो बताओ, पहला ऑप्शन गलत हो गया। 2 मिथाइल ब्यूट टू इन, यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं पहले तो, 2 मिथाइल ब्यूट टू इन, 4 कार्बन ब्यूट टू इन और 2 पे मिथाइल। स्ट्रक्चर बनाना तो नहीं सिखा रहा मैं, आईपीएससी में पता ही है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन 2 पे मिथाइल ब्यूट टू इन। पाई बॉन्ड को क्या करेंगे, हटा लेंगे। अब बताइए जरा, ये भी नोट्स में कराया मैंने, इसमें कितने मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा, 4। अरे भगवान, क्लास के नोट्स में था, उसके ऊपर वाले की कृपा से जरा याद करके बताइए क्या कितना, 4, यस 4। देखो तो ऐसे मुंह बना रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। अरे नोट्स देखो, अच्छा देखने से क्या पता जब आता है। अच्छा जरा देखो इधर, कोशिश करो। हाँ भाई इधर, ये दोनों मिथाइल एकदम एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। यहाँ से अलग आया टर्सरी कार्बन है, यहाँ से लगाएगा तीसरा, यहाँ से लगाएगा चौथा। कैसे 3 आ गए तुम्हारा कि ये प्राइमरी ये प्राइमरी ये प्राइमरी तीनों एक जैसे हैं क्या, नहीं है। ये दोनों प्राइमरी कार्बन एक जैसे हैं, लेकिन ये तो अलग है। बना के देख लो, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बोलो उत्तर यही नहीं हो गया, 4 ही पूछा था हमसे। अरे नहीं तो फिर अच्छी बात है, खुश रहो। हम इनको बोल रहे हैं जिन्होंने 3 बोला था। हाँ भाई, तो अगले 2 ऑप्शन को भी ऐसे ही चेक कर लोगे। अब चूंकि आंसर आ ही गया है तो क्वेश्चन के लिए तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा बताओ अगले 2 को भी करके दिखा देंगे। नहीं कर लोगे, करेंगे। नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कितना बन रहा है बताएंगे। जरा बताओ जरा तीसरे में कितना बन रहा है। अरे जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। करो तीसरे में और चौथे में, जल्दी बताओ। हाँ भैया ऑनलाइन वालों को भी करना है, तुम्हारा भी नाम आ सकता है इधर। तीसरे और चौथे ऑप्शन में आफ्टर हाइड्रोजनेशन कितना मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा। नंबर अब तीसरा तुम ही बताओगे, ठीक है। हाँ बना बताओ। थर्ड वाले में 6, ठीक है 6। खुशी रस्तोगी जगी हो, खुशी रस्तोगी अपना माइक ऑन करे जरा, आंसर बताएंगे इसका तीसरे ऑप्शन का। ये देखो सो रहे हैं।
अरे आवाज़ आ रही मेरी? इनको तो आ ही रही होगी लेकिन सुन नहीं रहे। शिखा, अरे ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूँ मैं। शिखा बताइए जरा अपना माइक ऑन करके, आंसर क्या होगा? सर 5। वैभव वर्मा, आपने किया? सर 2। हाँ 2 आ रहा है। 2 बहुत कम आएगा बच्चा, 2 तो बहुत ज़्यादा कम है। किसी का 6 आया है, किसी का 5 आया है, किसी का 4 आया है, किसी का 2 आया है। 6 किधर आया है? आ रहा है अभी, कब तक आएगा? 3 4 5 6। अरे जाओ कहीं जाके। 3 मिथाइल हेक्स-2-इन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3, 2 पे मिथाइल, 3 पे, सॉरी 2 पे इन, 3 पे मिथाइल। पहले बात तो ये स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया हमने? ठीक है, पाई बॉन्ड को उड़ा देते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देख के इतना बताना है कि यहाँ कितने अलग अलग टाइप के कार्बन है। तो देखो जरा, ये जो मिथाइल जहाँ पे लगा है ना, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ सिमेट्रिक नहीं है। इधर 1 2 3 कार्बन, इधर हमारा 2 कार्बन है। तो कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि यहाँ से और यहाँ से सेम बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा यार, बना के देख लो भाई। इस पॉइंट के अबाउट इधर देखो 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन है, दोनों तो अलग अलग है। अच्छी नज़र से देखेंगे तो अलग अलग दिखेगा, है ना? जरा बताओ, क्या यहाँ पे कोई भी 2 कार्बन एक जैसे हैं? नहीं। इसमें कोई भी 2 पोजीशन एक जैसी दिख रही किसी को कि ये और ये एक जैसा है? ऐसा है क्या? ये वाला बिल्कुल नहीं है। इधर देखो, इसके बाद यहाँ मिथाइल है, इसके बाद यहाँ पे 2 इथाइल है। कैसे अलग है? कैसे सेम है? नहीं है सेम। कोई भी 2 कार्बन यहाँ सेम नहीं है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सेम है तो जरा बताइए मेरे को। और जब सेम नहीं है तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 आया था किसी का 7? नहीं आया था। कहाँ बोला था आपने 7? बोला था 6 5 4 है ना? ये अरे चमक रहा है, ये मैंने क्या बोला इधर? नहीं चमक रहा है। कौन सा वाली बात नहीं चमके आपको बता? ये दोनों सेम कैसे हो गए? सेम नहीं है ये, मैंने बोला। अच्छा सेम कैसे नहीं है? इसकी शक्ल देखिए आप। वैसे दिखने में सेकेंडरी कार्बन है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, यहाँ क्या मिथाइल है। और इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये कैसे आपको सेम लग रहा है? यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है देखो, CH2 CH3 है, इथाइल है। जरा बताओ, ये बॉन्ड अगर नहीं होता, ओए अब ध्यान से देख लो जरा, जिसको ये समझ में नहीं आया कि सेम कैसे नहीं हुआ, ये देखो उस बॉन्ड को मैंने हटा दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला है, ऐसा ये वाला नहीं है क्या? अब बताओ, ये दोनों एंड वाले सेम होते, ये दोनों भी सेम होते। नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम है तो पिछले वाले में तो सेम नहीं था ना? नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा तो तरीका पता ही है। देखने से पता नहीं चल रहा है तो भैया दिमाग चलाओ, पेन लग ना बना के स्ट्रक्चर नाम लिखो। नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। मेहनत करने की कोशिश तो करो तुम। हाँ भाई, 4th वाला बताएंगे। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन। 2 अरे वो नीले रंग की टी-शर्ट वाली लड़की बताएगी। हाँ तो करके बताओ फिर। वो दोनों थोड़ा आपस में बात नहीं करेंगे, अपना अपना करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। अरे आप बताओगे, ठीक है? 2 पक्का? तुक्का नहीं मार रही है? ईमानदारी है? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन।
पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। ब्यूट 2 पे और 3 पे डाइमिथाइल है और 2 पे हमारा इन भी है। पहली बात तो ये जो अल्कीन है ये है, ये है कि नहीं है? पाई बॉन्ड को हटा दिया, ये है। अब बताओ इसमें कितने अलग अलग कार्बन, कितने अलग अलग टाइप के यहाँ पे हाइड्रोजन है? 1 2 है ना, क्योंकि देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एकदम सेम दिख रहा है, बना के देख लो। और इसके ऊपर 2 मिथाइल है, दोनों तो सेम ही है, इसके ऊपर भी 2 मिथाइल। तो क्या ये चारों पोजीशन एकदम आपको सेम नहीं दिख रहा है? 2 ये चारों से एक बनेगा, इन दोनों से एक बनेगा। दिखा? गुड। हाँ भाई 10, अरे आया 10th किसी ने पूछा था। हाँ यस सर। एक कंपाउंड ए, देखो जब भी कोई अननोन कंपाउंड देगा इसकी शक्ल देके क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका डी। 6 कार्बन है, 6 दूनी 12, 2 14 हाइड्रोजन होना चाहिए, 12 है। कितना डी दिख रहा है? 1। 2 हाइड्रोजन का कमी, 1 डी। ठीक है। डज नॉट एब्जॉर्ब H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। देखो हमने क्या पढ़ा कि जो DU आता है या तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में आएगा या तो रिंग के फॉर्म में आएगा। और जरा बताओ, ये बोल रहा है कि H2 से रिएक्ट नहीं करेगा, और H2 से रिएक्ट नहीं करेगा मतलब यहाँ जो DU है पाई बॉन्ड नहीं है, वो क्या है? रिंग है। नहीं समझ में आया? जो पहली लाइन लिखी है इसका मतलब ये होगा कि चूंकि यहाँ H2 से रिएक्ट नहीं कर रहा है मतलब पाई बॉन्ड नहीं है। जब पाई बॉन्ड नहीं है तो रिंग है, तो भैया मतलब DU है तो रिंग ही तो होगा। 6 कार्बन का रिंग है। अब कोई बच्चा बोलेगा 6 कार्बन का रिंग मतलब साइक्लोहेक्सेन। अरे भाई साइक्लोहेक्सेन तो हो ही सकता है, लेकिन क्या रिंग का साइज कम नहीं हो सकता? 5 मेंबर रिंग और इसके ऊपर 1 मिथाइल लगा दो, ऐसा भी तो हो सकता है। 5 मेंबर रिंग मिथाइल या साइक्लोहेक्सेन, 4 मेंबर रिंग के ऊपर 2 मिथाइल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ो। इट फॉर्म 3 मोनोक्लोरो आइसोमर ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन। तो हमको वो वाला आइसोमर देखना है जिसका कितना बन रहा हो? 3। मोनोक्लोरिनेशन करने पे 3 बन रहा हो, तो क्या साइक्लोहेक्सेन आंसर हो सकता है? क्योंकि इसका मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो क्या सारे के सारे कार्बन एक ही जैसे हैं, तो क्या प्रोडक्ट सिंगल नहीं बनेगा? सिंगल बनेगा। इसमें बताओ कितने बनेंगे? मिथाइल साइक्लोपेंटेन में कितने मोनोक्लोरोन का प्रोडक्ट बनेगा? कितना? 4। अरे बताओ बी वाले ऑप्शन में कितना मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा? और देखो कहाँ कितने अलग अलग कार्बन है। अरे बताया था ऐसा बाहर से शुरू करेंगे। 1 है ना, जहाँ मिथाइल जुड़ा है 2, मिथाइल के पड़ोसी वाले दोनों कार्बन एक जैसे हैं 3, और ये अगले पड़ोसी दोनों एक जैसे हैं 4। इसमें ये क्लास में कराया था, ये तीनों मिथाइल एक जैसे, और जहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है वो तीनों एक जैसे। रिंग के तीनों कार्बन एक जैसे क्योंकि तीनों जगह मिथाइल है, और बाहर वाले तीनों कितना आएगा? 2। हमें कितना चाहिए? 3। तो यही आंसर हो गया। कैसे 3 हुआ? दोनों एंड वाले मिथाइल एकदम एक जैसे, जहाँ जुड़ा हुआ है वो एक जैसे 2, और ये दोनों एक जैसे नहीं। ठीक है, हाँ भाई आगे बोलेंगे। 11 12 कौन सा बता दीजिए? 11 कोई कंपाउंड X है, उसका ओजोनोलिसिस कराया तो प्रोडक्ट बना। जरा बताओ ओजोनोलिसिस का रेट्रो कैसे बताया? कि जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा वहां क्या आया होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को उड़ा के दोनों को पाई बॉन्ड से जोड़ देंगे। जरा बताओ अगर मैं बनाना चाहूँ X,
तो X कैसा बनेगा कि ये जो 6 मेंबर रिंग है, ये जो 6 मेंबर रिंग है, इसका जो कार्बन है इस वाले बाहर वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा। इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन। जरा बताओ, इन दोनों को जोड़ के X तो बना ही सकते हो। अब इस X का क्या कराया? हाइड्रोजनेशन। क्या करेंगे? पाई बॉन्ड को हटा लेंगे। चलो ये पाई बॉन्ड हट गया। अब ये जो Y बना इसका नाम पूछा है, नाम तो लिख ही दोगे इसका, है ना। पेरेंट चेन कौन सा होगा? ओपन की रिंग। पेरेंट चेन क्या होगा? रिंग। 6 कार्बन है, बाहर हमारा 1 2 3 4 कार्बन है, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अकेला ही सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग करने की खास जरूरत नहीं है, 1 पे ही होगा। और ये क्या होगा? 1 2 3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। अरे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो बाहर वाला है इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। या ये सेकेंडरी ब्यूटाइल भी है, ध्यान से देखो इसको, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप। तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ वैसे यहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? इस नाम में कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? सर वो कॉम्प्लेक्स चेन में वो डैश लगाते बोलेंगे। डैश लगाना जरूरी नहीं था। डैश लगाना जरूरी था क्या? ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए, जो कि नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, हमको तो चारों में से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो चूज करना है। अब कोई बच्चा यहाँ नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाया था इसलिए मैंने सोचा कि कोई आंसर नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया। ऐसा जो बोलने वाला है बहुत नुकसान झेलेगा, है ना। कुछ सवाल गलत ही आते हैं, कुछ ऑप्शन भी गलत आते हैं, लेकिन हमको चारों में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल लग रहा है उसको टिक मार के खुश रहना है, ठीक है ना। क्योंकि बोनस कभी नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। एकदम अगर 100% ही गलत है तभी बोनस होता है, एनटी में नहीं होता है। नहीं तो वो लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि देखो पेरेंट जिनका नंबरिंग करने का जरूरत नहीं था, तो हमने सोचा कि क्यों ब्रैकेट लगाएं, ऐसे ही काम चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आंसर 2 ही होगा। हाँ भाई, 12 13 14 किया है तो बताएंगे, डाउट है तो। किया ही नहीं है, किसी ने नहीं किया इसके आगे? अरे है कोई ऑनलाइन ऑफलाइन जो इससे आगे किया हो? किया है। तो अच्छा ठीक है, बोलो आप डाउट बोले, कौन सा बताएं? 24। बहुत बढ़िया। देखो ये लोग अभी 10 पे नहीं पहुंचे हैं। 24। हाँ देख लो, देखने में बुराई नहीं है। देखो इधर, द फॉलोइंग कंपाउंड 1 and 2 कैन बी डिस्टिंग्विश। मैंने बताया कि जब भी कोई डिस्टिंग्विश वाली बात आती है तो मतलब क्या, एक कंपाउंड टेस्ट दे दूसरा ना दे, मतलब कुछ अलग अंतर होना चाहिए। अंतर होगा तो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। दोनों ने सेम ही रिएक्शन दिया, दोनों ने नहीं दिया, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखो, क्या यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, इसमें क्या है? अल्कोहल नहीं है, ये फिनोल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, फिनोल डेरिवेटिव है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहला टेस्ट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जरा बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट से ये भी रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या दोनों में ही CO2 लिबरेट नहीं होगा? हो पाएगा? नहीं समझ में आया। दोनों में ही ऐसा ग्रुप है जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 लिबरेट करेगा। तो क्या इससे हम इस कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, दोनों ही सेम रिएक्ट कर रहा है। न्यूट्रल FeCl3, ये अल्कोहल है, ये नहीं करेगा, फिनोल करेगा, तो बताओ डिस्टिंग्विश हो जाएगा। सोडियम मेटल एसिडिक हाइड्रोजन इधर भी है, इधर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HCl ZnCl2 क्या है? लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल 5-7 मिनट में टर्बिडिटी बना देता है, फिनोल नहीं बनाता है, तो अगेन दे देगा। थर्ड भी है ब्लू लिटमस, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दोनों ही ब्लू को रेड कर देंगे, दोनों ही ब्लू को रेड कर देंगे। तो बताओ, अरे जिसका डाउट था उसको समझ में आ गया? यस सर। और बोलो, आपने किया है तो आप डाउट बोल दीजिए, बाकी लोग देखेंगे बैठ के। सर ऑब्जेक्टिव वाले में ऑब्जेक्टिव तो है ये,
नीचे एक और अच्छा चलो ठीक है। अब वैसे भी अधिकतर लोगों ने किया ही नहीं है, लेकिन करेंगे। अभी से ये हालत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बुरा हाल है ये तो। नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा तो एक ऑनलाइन डाउट क्लास लगाएंगे हम अगले हफ्ते में, या इस हफ्ते के एंड में पीओसी का मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वाला जो पोर्शन है क्वांटिटेटिव वो छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में कुछ करना ही नहीं है। अगर रिडक्टिव आ गया, रिडक्टिव में सीधा अप्रोच क्या है, 2 पाई बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ना है। अल्कीन में 2 ही पाई बॉन्ड होते हैं, दोनों टूट जाते हैं। अल्काइन में 3 होता है, तो 2 बॉन्ड टूट जाए, एक रहेगा। अब ऑक्सीडेटिव में देखो, फिर से बोल रहा हूँ, आपने देखो क्वेश्चन उठा के देखिए आप, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कभी भी रेयरली आया होगा नीट में, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में नीट में रिडक्टिव ही है, तो मेनली वही आता है पहली बात। लेकिन ऑक्सीडेटिव में क्या बताया कि भैया जो कंपाउंड बन रहे हैं उनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीडेटिव में। अब किसका होता है, कीटोन का नहीं होता है। अल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब अल्डिहाइड में भी अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, जो फर्दर चला जाएगा CO2 में। बात खत्म हो गई। अल्काइन में क्या है, डाई कीटोन जो बनते हैं वो बीच से टूट के दोनों तरफ OH लग के कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई समस्या किसी को नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, जाइए।